भारत एक बहुत बड़ा देश, उसमें एक गंभीर बीमारी कैंसर, एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय पाटिल, एक बड़ा इंस्टीट्यूट देश का। अगर ये सारी चीज़ों को हम जोड़ते हैं और इसको अगर हेड एंड नेक कैंसर यानी कि सर के, यानी कि ये जो हिस्सा है इसके ऊपर के कैंसर, डॉक्टर साहब मैं सही अगर बोल रहा हूँ जो मैंने आपसे सीखा है, इस कैंसर की बात करें और इनको अगर मोती बनाएं और एक माला में अगर हम पिरोते हैं तो एक तस्वीर जो है निकल कर सामने आती है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा, मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और बात करता हूँ कैंसर एंड मेंटल हेल्थ की। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर विजय मारुति पाटिल, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हेड एंड नेक कैंसर में डॉक्टर साहब आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। जब हम कभी कुछ ढूंढना होता है हेड एंड नेक कैंसर, जब हम देखते हैं भारत इंडिया टाइप करते हैं तो बड़े सारे पब्लिकेशंस आपके दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बड़ी बधाइयाँ आपकी। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक पेपर अभी पब्लिश हुआ है, उसमें आने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि अक्सर आपने ऐसा सुना होगा या देखा होगा, जब हम जाते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास तो ऐसी बातें अक्सर कही जाती हैं बाई दी मेडिकल प्रोफेशनल की अगर आप पहले आए होते तो शायद इसमें जो है कीमो की या रेडिएशन की या इन चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ती या शायद नहीं पड़ती, सर्जरी करके काम हो सकता था। डॉक्टर साहब, ये जो फिनोमिना है, ये हेड एंड नेक कैंसर जहाँ पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आपने कई सारे मतलब मेरे ख्याल से 100 प्लस 500 600 प्लस रिसर्च आपने पब्लिकेशंस करे हुए हैं। तो इस ये जो फिनोमिना है ये हेड एंड नेक कैंसर में कितना प्रेवलेंट है? ये हर कैंसर में प्रेवलेंट है विवेक जी। अभी हेड एंड नेक में भी ऐसा है, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में पेशेंट आता है तो सर्जरी या रेडिएशन करके काम हो जाता है। ओके। अगर स्टेज 3 स्टेज 4 में आता है तो सर्जरी लगती है, उसका रेडिएशन लगती है और शायद कीमो भी साथ में लग सकती है। या फिर अगर सर्जरी से ना हो पाए तो कीमो सिर्फ या फिर कीमो और रेडिएशन दोनों लगती है। हम्म। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है कि सर्जरी हो नहीं पाती। हेड एंड नेक कैंसर में हमारे देश में अगर 10 हेड एंड नेक कैंसर देखेंगे तो 6 से 7 पेशेंट तो ओरल कैविटी या मुंह के कैंसर के होते हैं। अच्छा। जो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये 90 to 95% है, मतलब 90 से 95% तंबाकू के सेवन के वजह से होते हैं। ओहो। अगर तंबाकू ना हो तो ये कैंसर नहीं होंगे। वो ही ना। वाह। अभी ये जो ओरल कैविटी के कैंसर होते हैं, यहाँ सर्जरी बहुत अच्छा काम करती है, रेडिएशन उतनी इफेक्टिव नहीं है। अच्छा। अभी बहुत बार क्या हो जाता है कि पेशेंट इतना बड़ा ट्यूमर लेके आ जाता है, हालांकि ये मुंह में रहता है, हमें दिखता रहता है, लेकिन पेशेंट निगलेक्ट करते हैं। इतना बड़ा हो जाता है कि सर्जरी हो नहीं पाती है। और उसके बाद अगर सर्जरी, जैसे मैंने कहा, नहीं हो पाती ओरल कैविटी में, तो इस बीमारी को ठीक करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके। सो ऐसी ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर साहब ये बताइए कि मतलब किया क्या जा सकता है, मतलब करते क्या हैं आप? देखिए, कहना तो एक आसान होता है कि भाई बिल्कुल हम कीमो देंगे, रेडिएशन देंगे, लेकिन एक आम आदमी जो इस समय लाइक हमें हमें देख रहा है, वो कैसे समझे कि मतलब क्या मोडालिटी होती है इसकी? सबसे पहली बात विवेक जी, अगर मुंह में कोई छाला ठीक नहीं हो रहा हम्म। या फिर कोई मांस बढ़ रहा है तो तुरंत जाके डॉक्टर को अपने दिखाए, किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाए। अगर वो कोई दवाइयाँ देते उससे ठीक नहीं होता है तो फिर एक कैंसर स्पेशलिस्ट से इसकी जांच करवाए, बायोप्सी करवा ले। छाला बढ़ने नहीं दीजिए, मांस बढ़ने नहीं दीजिए, ये सबसे पहले, ये प्रिवेंशन अगर करेंगे। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली अगर 100 ओरल कैविटी कैंसर आते हैं, डॉक्टर शंकर नारायण जी का ये डेटा है कि उसमें से 85%, मैं रिपीट करता हूँ, 85% एडवांस स्टेज में ही आते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर कुछ दिखता है तो पहले अपने डॉक्टर से इसका सलाह मशवरा कीजिए। मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली किसी ने निगलेक्ट कर दिया या फिर जांचें नहीं हो पाई और बड़ा ट्यूमर लेके मरीज आ जाता है। ऐसे जब भी बड़ा ट्यूमर लेके मरीज आता है तब एक सर्जन, हेड एंड नेक सर्जन, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन के डॉक्टर, तीनों ने जॉइंट क्लिनिक करना होता है। अच्छा। तीनों ने एक साथ मरीज को देखना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये ट्रीटमेंट एक एक्सपर्ट टीम के साथ किया जाए। एक अकेला बंदा ने डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और ये जॉइंट टीम डिसाइड करती है कि भाई ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा तो क्या कीमो देके इसको हम छोटा कर पाए और फिर हम ऑपरेट कर पाए। अभी इस पर मैं थोड़ा और खुल के बात करता हूँ जी। कि कैसे डिसाइड होता है कि ऑपरेट नहीं हो पाएगा। कुछ भी ऐसा होता है तो हमें क्राइटेरियाज बनाने पड़ते हैं। तो 2010 में मैंने डॉक्टर कुमार के निर्देशन के अंदर, सुपरविजन के अंदर ऐसे क्राइटेरियाज बनाए थे जो पब्लिश्ड है इंडियन जर्नल ऑफ कैंसर में, और उसके बाद एक ओरल ऑन्कोलॉजी नाम की जो सबसे प्रोमिनेंट जर्नल है उसमें पब्लिश्ड है। ये बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल के क्राइटेरियाज, मतलब कब आपने सर्जरी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बीमारी बहुत बड़ी है।
अगर आप सर्जरी करने की कोशिश करेंगे तो बीमारी पूरी निकलेगी नहीं, हम्म। तो अगर पूरी नहीं निकलती तो घातक होती है, फायदा उतना नहीं करेगी जितना नुकसान कर देगी। वो एक्चुअली नुकसान कर देगी। अगर आधा कट गया ट्यूमर तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ओके। मतलब आग लगी होती है ना उस तरह से बढ़ता है वो, तो वो सही बात नहीं है। दूसरा होता है कि अगर बहुत बड़ा ट्यूमर निकाल देते हैं तो फंक्शनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब चेहरे का रिकंस्ट्रक्शन, बात करने की क्षमता, चबाने की क्षमता के लिए रिकंस्ट्रक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो जी। ऐसे क्राइटेरियाज बनाए गए कि कब कब ऐसी ऐसी परिस्थिति हो सकती है। जैसे कुछ मैं थोड़ा बता कि अगर ट्यूमर इस रेशा के ऊपर चला गया, ट्यूमर इस हड्डी के बगल में आ गया, ये ऐसे कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए जो सिंपल थे। किसी भी क्लिनिक में देख के आप या एक सीटी स्कैन देख के उस पर डिसाइड कर सकते, ऐसे बनाए गए और जिससे डिफाइन किया गया कि ये है बॉर्डर एंड रिसेक्टेबल। इस सिचुएशन में ये बॉर्डर एंड रिसेक्टेबल होना चाहिए, ये अनरिसेक्टेबल होकर फायदा नहीं है। अनरिसेक्टेबल का मतलब समझा देता हूँ कि ट्यूमर यहाँ से बढ़ के आंखों के ऊपर चला गया, ये आप कितना भी कीमो दे लो तो भी ये ऑपरेट नहीं होगा। ट्यूमर यहाँ से पीछे की हड्डी तक चला गया, ये ऑपरेट नहीं होगा। तो उस समय पे कीमो देकर ऑपरेट करने की कोशिश की भी नहीं जा सकती। तो ये एक अलग सेगमेंट है, हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेगमेंट कहते हैं ना, एक अलग सेगमेंट है जो 100 में से 30 से 40 मरीज इसमें गिरते हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इनको पहले कीमो दो, कीमो देके बीमारी को छोटा करो, तो उसके बाद उसको ऑपरेशन करो। क्योंकि अगर आप कीमो नहीं देंगे, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तो आपको रेडिएशन देनी पड़ेगी और रेडिएशन के आउटकम्स, हमें रेडिएशन की सक्सेस रेट यहाँ पे 5% से भी कम है। जी, ये एक मेरे ख्याल से बड़ा पिवोटॉल या पाइवोटॉल क्या बोलते हैं, मतलब कैसा उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन ये बड़ा अच्छा काम हुआ है कि आपने डिफाइन कर दिया कि भाई ये जो है बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल ट्यूमर्स जैसे आपने डिफाइन कर दिया। इससे मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन्स को जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बनेंगे या जो ऑन्कोलॉजिस्ट बनेंगे उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये बताया कि कीमो दिया, उसके बाद फिर ट्यूमर को श्रिंक किया, फिर ऑपरेट किया, फिर उसके बाद जो दूसरी मोडेलिटीज वो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यूनिक क्या है, लाइक बताता हूँ इसमें यूनिक क्या है कि जब हमारा पूरे गाइडलाइंस जो होते हैं वो नॉर्मली वेस्टर्न वर्ल्ड से आती है, यूएस से आती है, यूके से आती है, वहाँ इस तरह के ट्यूमर 2% से कम देखे जाते हैं। हाँ, वो लोग गुटखा खैनी नहीं गुटखा खैनी नहीं खाते, सही बात करें, वहाँ पे ये ट्यूमर 2% से कम देखे जाते हैं। तो ये ट्यूमर्स होते ही नहीं है, ये सिचुएशन उनके पास होती ही नहीं। तो कहीं किताबों में लिखा ही नहीं गया था कि ये पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। अभी जब कुछ लिखा नहीं गया था, हर कोई अपनी मर्जी से ट्रीट कर रहा था। कोई रेडिएशन दे देता था, कोई सिर्फ कीमो दे देता था, कोई सर्जरी करने की कोशिश करते थे। इनफैक्ट एक सीरीज आई थी गुजरात से, इसमें ऐसे 110 पेशेंट्स को ऑपरेट करने की कोशिश की गई थी। अनफॉर्चुनेटली उस सीरीज में यह आया कि सारे के सारे मरीजों का बीमारी 6 महीने के अंदर आ गई। एक सीरीज हमने टाटा से भी पब्लिश की थी। अच्छा। जिसमें ऐसे 28 से 30 पेशेंट को हमने रेडिएशन और कीमो देके ठीक करने की कोशिश की, जहाँ पे हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट की बीमारी 6 से 7 महीने के अंदर ही आ जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इसमें ये डिफाइन करना कि बेस्ट फुट क्या है, मतलब इसमें कौन सा रूट लेना है। जैसे आप जाने के लिए यहाँ से दिल्ली चल के भी जा सकते हैं जी, आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, आप साइकिल करके भी जा सकते हैं। आपका हेतु हर जगह अलग अलग होगा, लेकिन अगर आपका हेतु है कि टाइम पे पहुंचना है तो आप फ्लाइट या ट्रेन से जाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हेतु है कि मरीज को कम से कम तकलीफ में ठीक होना, तो हम ऐसी सिचुएशन में मरीज को कीमो देके फिर सर्जरी के लिए ये करेंगे। ये जो पाथवे था, इसको जो एल्गोरिथम कहते हैं, ये कभी हेड नेक कैंसर में डेवलप्ड ही नहीं था। हो। ये कंप्लीटली नई डेवलपमेंट इंडिया से आई है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर कुमार प्रकाश, डॉक्टर वनीता, मेरे हमारे हेड नेक डीएमजी के सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इनकी काम करने की वजह से ये आई है। और ये काम एक दिन का नहीं है, ये 2010 में शुरू हुआ था, जो अभी इस पेपर में कल्मिनेट हुआ है। तो लगभग एक 14 साल की मेहनत है जो जिसने इसका ये पूरा सेगमेंट बनाने में मदद की है। अमेजिंग। सो हेड एंड नेक कैंसर का वनवास जो है 14 साल के बाद खत्म। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मैंने कल आपका ट्विटर पे एक ये ट्वीट देखा था इस स्टडी के बारे में, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, इसीलिए मुझे लगा कि आज हम कैंसर पे चर्चा पे इस स्टडी, इस ट्रायल के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बताते हैं हमारे ऑडियंसेस को कि इसमें क्या आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बताते, इसमें बड़ी सिंपल सी स्टडी थी कि अभी हमने इसके पहले, डॉक्टर साहब जब सिंपल बोलते हैं ना तो समझ लीजिएगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। हमने देखिए, जब आप एक नया पाथवे बनाते हैं, वरना आप नया जीपीएस बना के या नया रोड बना के, आपको हर मोड़ पे कितना एलिवेशन देना है, कहाँ पे टर्न मारना है, ये सब
लोगों को बताना पड़ता है। बिल्कुल। उसी तरह से ये बॉर्डरन रिसेक्टेबल का हमने गए इस स्टडी के पहले ही बहुत सी चीज़ें मल्टीपल पब्लिकेशन से क्लैरिफाई की। अच्छा। जिस तरह से कि कौन से कीमो देने चाहिए, सर्जरी कैसे होनी चाहिए, सर्जरी के बाद पैथोलॉजी में क्या देखना चाहिए, पैथोलॉजी में क्या आता है तो रेडिएशन देना चाहिए या कीमो देना चाहिए, कौन सा कीमो बाद में देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इन पेशेंट का फॉलोअप कैसे होना चाहिए, इनमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, इन पेशेंट की रेडियोलॉजी मतलब स्कैन्स पढ़ने किस तरह से चाहिए, ये सारा माइन्यूट स्टेप बाय स्टेप चीज़ हमने की। यहाँ तक कि हमने ये भी किया है, देखा कि इंडिया में इन कीमो से साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो जीनोमिक स्टडीज़ करके देखे कि ये क्यों ज़्यादा होते हैं। हमने एक किसी दिन और इस पे बात करेंगे। हमने कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट फाइंडिंग्स आई थी कि इंडिया में साइड इफेक्ट्स क्यों ज़्यादा होते हैं एक 5FU नाम की ड्रग को लेते हुए। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाया था। इसमें दो चीज़ें आई कि हमारे स्टडीज़ में कि एक ट्रीटमेंट है जो 5 दिन पेशेंट को एडमिट करके देना पड़ता है और इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमो का, और 2-3 दिन में मरीज को एडमिट रखना पड़ता है। तो 5 दिन रेगुलर, 5 दिन कीमो एडमिशन और उसके बाद कंटिन्यूस, और उसके बाद 3 से 4 दिन का और एडमिशन। ओके। वर्सेस एक कीमो था जिसका 1 दिन का कीमो है, 3 से 4 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो हम ये देखना चाहते थे क्या ये 3 से 4 घंटे वाला सिंपल कीमो है ये बड़े कीमो के बराबर है या नहीं है। इससे क्या होता है आप समझिए, इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर सबसे कॉमन है, ओरल कैंसर भी उसमें सब हेड एंड नेक में सबसे कॉमन है। अभी इतने लोग तंबाकू खाने की वजह से इस बीमारी से पीड़ित हैं कि हमें हर अस्पताल में एक्सपर्टीज मिलना इस तरह की कीमो देने के लिए, बिल्कुल बेड मिलना जी, और 5 दिन के एडमिशन का खर्चा भी हो जाता है, तो और साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा है। तो ये सब हम कम कर सकते थे कि हम दिखा रहे थे। ओके। तो इसलिए इस स्टडी का नाम था DCF वर्सेस DC। DCF मतलब DC नाम के 2 दवाई प्लस 5FU, दूसरा इसमें सिर्फ D और C दिया, 5FU निकाल दिया। ओके। और क्योंकि 5FU ये दवा है जो 5 दिन कंटिन्यूस देनी पड़ती है। अच्छा, मैं पूछने वाला था। हाँ, तो इसलिए ये निकाल दिया। अच्छा। अभी ये देखा गया था कि ये लगभग 495 पेशेंट दिए गए थे, आधे 495 500 मरीजों में ये स्टडी हुई है। तो ये स्टडी ऐसा नहीं, कैंसर के, हेड एंड नेक के, ओरल कैविटी के, बॉर्डरन रिसेक्टेबल के 500 मरीजों में स्टडी हुई है। ऐसे नहीं है कि ये छोटी स्टडी है, ये दुनिया की बॉर्डरन रिसेक्टेबल की सबसे बड़ी स्टडी है और पहली भी। इसमें आधे मरीजों को DCF दिया गया, आधे मरीजों को DC दिया गया। 2 साइकिल कीमो देने के बाद स्कैन करके देखा गया कि कितने सर्जिकली फिट हुए, जितने सर्जरी होती है उसमें सर्जरी कर दी गई। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि 2 साइकिल, सो 5 दिन प्लस 2 डेज 3 डेज, उसके बाद कुछ अंतराल समझाता हूँ। कोई भी कीमो का साइकिल होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 3-3 हफ्ते में दिया जाता है। अच्छा। वैसे अगर DC 1 दिन का साइकिल था तो 1 दिन दिया, 20 दिन छुट्टी, फिर से 1 दिन दिया, 20 दिन छुट्टी, इसको 2 साइकिल कहते हैं। क्योंकि DCF 5 दिन का था तो 5 दिन दिया, 3 दिन का एडमिशन, फिर से 13वें दिन मतलब 8 प्लस 13 21वें दिन, 13 दिन के बाद फिर से एडमिशन, फिर से ये सेम रिपीट होगा। ओके। इस तरह से हमने 2 साइकिल दिए, उसका स्कैन किए, फिर से सर्जरी की, रेडिएशन की, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की टीम बैठी और देखी क्या पेशेंट ऑपरेट हो सकता है क्या, और जो ऑपरेट हो सकता है उनको ऑपरेट किया, जो ऑपरेट नहीं हो सकता उनको रेडिएशन या कीमो या टैबलेट कीमो जिस तरह का सूटेबल था वो रिक्वायर उसके हिसाब से दिया। यहाँ हमने क्या देखा, नॉर्मली हम खुश हो जाते हैं इतने ऑपरेट हो गए, इतनों की बीमारी, हमने देखा कि 5 साल तक कितने पेशेंट ठीक चलते हैं। तो ये बड़ा मैच्योर रिजल्ट था, ऐसा नहीं था कि इमेच्योर। और हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली DCF देना जरूरी है, 5FU देना जरूरी है, वो 5 दिन वाला बड़ा, और वो देने से मरीज की जिंदगी बढ़ जाती है। फैंटास्टिक। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि आप अगर जब कीमो दे रहे हैं तो आपको DCF कीमो होना चाहिए, डोसीटैक्सिल सिस्प्लेटिन 5FU। और आपके माध्यम से मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि बहुत लोग इसको ना, क्योंकि साइड इफेक्ट होता है, पेशेंट कहता है नहीं इतनी साइड इफेक्ट वाली नहीं, तो मरोड़ देते हैं। डोसीटैक्सिल की जगह पे पैक्टिटैक्सिल दे देंगे, डोज कम कर देंगे, 5 दिन का 5FU की जगह 3 दिन का 5FU दे देंगे या 2 दिन का दे देंगे। नहीं, देखिए विवेक जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि एक कीमो देने का एक तरीका होता है। जैसे बिरयानी बनाने में अगर आपको 4 या 5 घंटे लगने वाले हैं और वो शिद्दत से बनानी चाहिए, वो आप आधे घंटे में बनाने की कोशिश करेंगे या कम चीज़ें मसाले डाल के करने की कोशिश करेंगे, उसमें गड़बड़ी होगी। तो इसीलिए मैं बड़ा दुखी होता हूँ जब देखता हूँ कि कोई इस तरह के चेंजेस कर देता है जो वैलिड नहीं होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे आपके माध्यम से जो अगर श्रोता हमारे जो सुन रहे हैं और क्योंकि ट्रीटमेंट चल रही है, कि हमें 5 दिन का 5FU
डोसीटैक्सिल, सिस्प्लैटिन या कार्बन, इस तरह की दवाइयाँ इसमें देनी चाहिए। बहुत उम्दा बातें बताई डॉक्टर साहब आपने। मुझे एक आई डोंट नो, आपको शायद नहीं याद होगा, हम लोग टाटा में एक बार बैठे हुए थे एंड वी वर, आई थिंक वी वर हैविंग कॉफ़ी और समथिंग, एंड कुछ डिस्कस ही कर रहे थे हम लोग। तब आपने ये स्टेटमेंट बोला था कि विवेक, जो ऑन्कोलॉजी है, लाइक इट्स अबाउट 1% कीमोथेरेपी एंड 99% मेडिसिन। करेक्ट। और आपने ये बोला था कि अगर कोई भी ऐसा प्रैक्टिस नहीं करता है, मतलब जैसे अगर फुल डोज आप नहीं दे रहे हैं, ऑप्टिमम डोज नहीं दे रहे हैं, तो यू आर नॉट हैंडलिंग द पेशेंट्स राइट वे। करेक्ट। देखिए, हम बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट कहते हैं कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स कम चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स कम चाहिए, और डॉक्टर भी उस प्रेशर में आ जाते हैं कि नहीं साइड इफ़ेक्ट्स कम चाहिए, और वो डोज कम कर लेते हैं। यार, अगर डोज कम हो गई ना तो इसकी इफेक्ट ही नहीं होती है, तो फिर पानी पिला दो आप, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों साथ भाई साथ बहन चलते हैं। हैं जी। जब साइड इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो वो कुछ लकी पेशेंट होते हैं जिनमें बिना साइड इफेक्ट के इफेक्ट आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफेक्ट दिखता नहीं है अगर साइड इफेक्ट नहीं होते तो। अमेजिंग। मतलब अगर आपके डोज कम करके बीमारी मान लो 70% घट गई है, अगर फुल डोज दे रहा था तो शायद वो 100% घट जाएगी। अगर आपकी बीमारी स्टेबल हो गई है, तो मतलब कुछ श्रिंक नहीं हुई, अगर फुल डोज देते तो शायद वो श्रिंक हो जाती। ये बिल्कुल क्लियर है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कि डोज बराबर देनी चाहिए, अनलेस पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जिस कारण आप डोज नहीं दे सकते हो तो। ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतने संक्षेप में इतनी बड़ी बात बताने के लिए और समझाने के लिए। अच्छा, एक एक चलते चलते एक और चीज़ मुझे बताइए कि अगर किसी को मान लीजिए कि कोई इंटरेस्ट हो, वैसे तो हम लिंक जो है कमेंट में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी को गूगल करना हो तो क्या नाम से ये स्टडी सर्च कर सकते हो? ये स्टडी यूरोपियन जर्नल ऑफ कैंसर में, जो यूरोप की सबसे बड़ी जर्नल है, उसमें पब्लिश हुई है। और उसमें बस आप डाल दीजिएगा फेज 3 DCF वर्सेस DC, और ऑथर का नाम डाल दीजिए मेरा विजय पाटिल, या डॉक्टर नरोना का नाम डाल दीजिए, डॉक्टर कुमार बज का नाम डाल दीजिए, ये स्टडी गूगल पे दिख जाएगी। अमेजिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए हमारे ऑडियंसेस को। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि कैंसर से जुड़ी बहुत सारी बातें करते हैं, एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, बड़े ओपिनियंस लाते हैं, और कई सारी चीज़ें आपसे ऐसी शेयर करते हैं जो शायद ये कैंसर की जो जर्नी है उसको ट्रांसफॉर्म करने में बड़ी मदद कर सके। धन्यवाद, और हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।